जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से लबालब हुए डैम। हसदेव और बांगो बांध के गेट खोलने पड़े तो वहीं कोरबा और बिलासपुर में बाढ़ के हालात। जीपीएम में कई गांव बने टापू तो वहीं बेमेतरा में मकान ढहने से नाती नातिन की मौत। दरअसल पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते छत्तीसगढ़ के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। भारी बारिश से कई बांध लबालब भर चुके हैं तो वहीं डैम से नदियों में पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ गई है। हसदेव बैराज और मिनी माता बांगो बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जबकि बाढ़ की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है तो वहीं जान मान के नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। बेमेतरा में मकान ढहने से एक बुजुर्ग महिला और उसके नातिन की मौत हो गई। जीपीएम में नाले में बह गए एक व्यक्ति, जिसका वीडियो फुटेज हमने आपको बीते दिन के वीडियो में बताया हुआ था, जिसका शव आज बरामद हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से अधिकतर जिलों में मौसम खुल जाएगा। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होती रहेगी। बांगो बांध 93% भर गया था, जिसकी वजह से उसके 3 गेट खोलने पड़े। इसके अलावा 2 दिन में 1 मीटर अधिक हुआ है गंगरेल का जलस्तर। गोरेला पेंड्रा बरवाही में कई गांव टापू बन गए हैं तो वहीं नाले में बह गए ग्रामीण का शव बरामद हुआ है। वहीं गरियाबंद शिवरी नारायण में बाढ़ का जोर अब जाकर कम हुआ है। सरगुजा बिलासपुर संभाग में अभी भी हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल बाढ़ की स्थिति ऐसी हो गई है कि 800 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। रायपुर गरियाबंद में 200 घर गिरे, आगे राहत। अब औसत केवल 6% कम। सभी तहसीलों में सूखे की स्थिति लगभग खत्म। दरअसल प्रदेश में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश से थोड़ी राहत मिल चुकी है, लेकिन नदी नाले उफान पर आने से कई गाँव कस्बे बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बस्तर में नारायणपुर और ओरछा, रायपुर में गरियाबंद और राजिम नवापारा तथा बिलासपुर संभाग में लोरमी और नारायण के बड़े हिस्से में नदी नालों का पानी भरा हुआ है। इसके अलावा कुछ और इलाकों को मिलाकर पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर से तकरीबन 800 लोगों को डूबने वाले इलाकों से निकालकर सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है। रायपुर और गरियाबंद जिले को मिलाकर पिछले 48 घंटों की बारिश में 200 से ज्यादा मकान ढहने की सूचना है। बाढ़ में लोगों की मदद के लिए कई जगह एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। चारामा के निकट मलका टोला में पहाड़ टूटकर जगदलपुर नेशनल हाईवे पर गिरा है, जिससे यह मार्ग बंद हो गया है। देर शाम धमतरी के दोनर गांव में एक बच्चे के नाले में बहने की सूचना के बाद से बचाव दल तलाश में जुट गई है। वहीं अब इन बारिशों की वजह से अब सूखे की स्थिति खत्म हो गई है। उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर खबर। केला, पपीता, गुलाब व गेंदा उगाने वाले किसानों को भी मिलेंगे प्रति एकड़ 9,000 रुपए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में फल फूल, सब्जी और मसालों जैसे उद्यानिकी फसलों को शामिल कर लिया गया है। इसके तहत अब केला, पपीता, भिंडी, टमाटर उगाने वाले किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी प्रदान की जानी है। सीएम भूपेश बघेल ने हाल ही में खरीफ फसलों को इस योजना में शामिल करने की घोषणा की थी। पिछले खरीफ सीजन में धान की फसल लेने वाले ऐसे किसान जो इस वर्ष उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे हैं, उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी मिलेगी। उद्यानिकी फसलों की खेती का रकबा 15 साल में 311% तो वही उत्पादन 528% बढ़ चुका है। राज्य योजना से जुड़ने वाले फसलों में केला, पपीता, नाशपाती, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, बेर, आंवला, नींबू, टमाटर, आलू, भिंडी, बैगन, शकरकंद, कद्दू, गुलाब, गेंदा, मिर्ची, हल्दी व अदरक शामिल कर लिए गए हैं। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए राज्य सरकार ने 12 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। गौरतलब है कि राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना विगत 5 अगस्त 2020 से संचालित है। इस योजना अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवारों के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष तक हो, उनकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की सहायता राशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। तो वही दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 1 लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है। तो इसी के लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार ने जारी की है।
श्रमिकों का पंजीयन निःशुल्क होगा। अब मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 14वीं बैठक जो है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय अटल नगर नवा रायपुर में अध्यक्ष सुनील सन्नी अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में श्रमिकों का निःशुल्क पंजीयन करने तथा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कल्याणकारी निर्णय लिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से मंडल के तहत श्रमिकों के पंजीयन की सरलीकरण, श्रमिकों के अधिक से अधिक पंजीयन हेतु शिविर आयोजित करने, भगुनी प्रसूति योजना के अंतर्गत बच्चों के जन्म के बाद एक किस्त में 10,000 रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सदस्य शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में बड़ी भर्ती की है तैयारी। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज व अन्य संबद्ध अस्पताल में 1041 पदों पर होगी सीधी भर्ती। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे रखी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिग्रहण के बाद 1041 पदों पर सरकारी नियुक्तियों को मंजूरी दी है। मंजूरी का पत्र गुरुवार को ही संचालक चिकित्सा शिक्षा को भेजा गया है और बताया जा रहा है कि जल्दी ही इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार बाघ के साथ होगी तेंदुओं और हाथियों की जनगणना। गूगल ऐप के माध्यम से होगी इसके लिए ऑनलाइन एंट्री। अखिल भारतीय बाघ गणना की तैयारी शुरू हो गई है। वर्ष 2021-22 के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने दुर्ग व वन वृत्त अंतर्गत कवर्धा वन मंडल में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर एक अधिकारी कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। वृत्तीय स्तर पर हुई इस कार्यशाला के बाद मास्टर ट्रेनर्स को वन मंडल स्तर पर विभिन्न परिक्षेत्र में आगामी 20 सितंबर तक क्षेत्रीय अमला को बाघ गणना से संबंधित जानकारी व प्रशिक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। बाघ के साथ तेंदुओं और हाथियों की भी गणना इस बार की जानी है। मुख्य वन संरक्षक रही कार्यशाला में उपस्थित। रायपुर में इस साल भी गरबा की अनुमति नहीं। गणेश चतुर्थी की तरह ही होगी दुर्गा पंडाल के लिए गाइडलाइन। बात करते हैं राजधानी में इस साल भी गरबे के बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे। गरबे का सीधा आयोजन आप अगर नवरात्रि से समझ सकते हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बड़ी सार्वजनिक समितियों और इवेंट कंपनियों को खुले मैदान, हॉल या फिर सार्वजनिक स्थानों में गरबा के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉलोनी वालों को राहत दी जा सकती है। हालांकि गणेश पूजा की तरह ही दुर्गा पूजा के लिए भी सख्त गाइडलाइन जारी की जाएगी। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जुलूस या झांकी निकालने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। जो समितियां मोहल्लों में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करेंगी वहां की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। इसके अलावा पंडाल में आने जाने के लिए सख्त नियम होंगे और इस दौरान किसी एक को भी अगर कोरोना हुआ तो समितियों के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमितीकरण की मांग को लेकर के अनियमित कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन 17 और 18 सितंबर को राजधानी रायपुर में सरकार से करेंगे अपनी मांगों पर चर्चा। नियमितीकरण की मांग को लेकर के अनियमित कर्मचारी महासंघ रायपुर में प्रदर्शन करेंगे और सरकार से इसकी मांग करेंगे। खबर आ रही है नियमितीकरण की मांग को लेकर के अनियमित कर्मचारी महासंघ रायपुर में अपनी डिमांड को लेकर के शामिल एकजुट होने वाले हैं। अनियमित कर्मचारी महासंघ 17 और 18 सितंबर को रायपुर में अपना प्रदर्शन करेंगे और बताया गया है कि आंदोलन में सभी विभागों के शासकीय जो अनियमित कर्मचारी है वो शामिल होंगे। अरपा का पानी नीचे उतरा। बिलासपुर में दोबारा पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। 2 दिन से बाढ़ में घिरे थे कई इलाके। दयालबंद पुल से शुरू हुआ था आवागमन। बात करते हैं अरपा का जलस्तर अब घटने लगा है। बुधवार की रात जिस सनिचरी रपटा के 2 फीट ऊपर तक नदी का पानी बह रहा था वह अब रपटा दोबारा दिखाई देने लगा है। निगम अमला पानी नीचे उतरने के बाद पुल को दोबारा शुरू करने के लिए उसकी साफ सफाई में जुटा हुआ है। वहीं मांडवा बस्ती में भी हालात दोबारा सामान्य होने लगे हैं। लोगों के घरों से पानी पूरी तरह निकल चुका है। दोपहर 1 बजे तक बस्ती में निगम के 4 टैंकर्स के साथ साथ खाने के पैकेट्स लोगों को दिए गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं अरपा भैंसा जार से 2392 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से बुधवार को अचानक अरपा नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो गई थी। सनिचरी रपटा भी पूरी तरह से डूब गया था, जिसकी वजह से पुलिस को पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ गई थी। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी
प्रार्थना आप सभी से, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है ताकि प्रतिदिन की छत्तीसगढ़ खबरें हम आप तक पहुंचा सके। हत्या, डकैती, दुष्कर्म में बिहार से आगे है छत्तीसगढ़। एनसीआरबी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रति 1 लाख आबादी में छत्तीसगढ़ में हत्या के मामले 3.3% जो कि बहुत ही ज्यादा है। बिहार में 2.6% है। खबर कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य अब हत्या, डकैती और दुष्कर्म की घटनाओं में बिहार और पड़ोसी राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश से आगे निकल गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी 2020 की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। प्रति 1 लाख की आबादी में छत्तीसगढ़ में जहां हत्या के मामले 3.3% है, तो वहीं बिहार में यह जो है संख्या 2.6% पर है। मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में भी यह दर कम है। इसी तरह 2020 में दुष्कर्म की घटनाएं प्रति 1 लाख आबादी में जहां 8.3% थी जो कि बहुत ही ज्यादा है, तो वहीं बिहार में इसकी जो आंकड़े हैं वो 1.4, गुजरात में 1.5 और मध्य प्रदेश में महज 5.8% थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दुष्कर्म के जो यहाँ पर घटनाएं हैं प्रति 1 लाख आबादी में 8.3% रही है। 2019 के मुकाबले छत्तीसगढ़ में अपराध में वृद्धि दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ के खाली पड़े माइंस में आकार ले रहा है एशिया का पहला मानव निर्मित जंगल। 17 किलोमीटर में फैला है ये जंगल। 83,000 से भी ज्यादा है इसमें पौधे। बात करते हैं एशिया में पर्यावरण की मानव निर्मित विशाल धरोहर दुर्ग जिले में बनी है। खाली पड़ी नंदिनी माइंस में वन निर्मित करके यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण बन गया है। आखिर किस तरह हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिलकर जंगल और जमीन को बचा सकते हैं, यह बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंदिनी माइंस में वन में बरगद का पौधा लगाकर कही है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट देश और दुनिया के सामने उदाहरण है किस तरह से निस्प्रेजियस जो माइंस है इस एरिया को नेचुरल हैबिटेट के बड़े उदाहरण के रूप में बदला जा सकता है। पर्यावरण को संरक्षित करने का यह काम प्रशंसनीय कदम है। यहाँ 100 एकड़ में औषधीय पौधे, फलों के बगीचे विकसित करें ताकि लोग न सिर्फ उन्हें देख सके बल्कि खुद तोड़कर फसलों का स्वाद भी ले सके। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। 5 करोड़ के लागत से बने शासकीय कॉलेज का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। बोले, हमने नौकरियों के द्वार खोले हैं। बात करते हैं, अहिवारा में उच्च शिक्षा की बेहतरीन अधोसंरचना हमने तैयार की है। जहां जरूरत है वहां पर नए महाविद्यालय आरंभ किए हैं और यहां सुविधाओं में भी काफी इजाफा किया है। रोजगार के द्वार भी सरकार ने खोले हैं। अभी विद्युत कंपनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पटवारी, पुलिस आदि की नियुक्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोधन न्याय योजना आदि योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय का रास्ता खुला है। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अहिवारा के शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हुआ है। सरकार के प्रयासों से जैविक खेती का रास्ता खुला है और धीरे धीरे प्रदेश की पहचान इस ओर बनेगी। वहीं आपको बता दें कि 5 करोड़ के लागत से बने शासकीय कॉलेज का ही मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया, जिस दौरान ये बातें उन्होंने कही हुई है। नक्सलगढ़ की महिलाओं ने सिले 12 करोड़ के कपड़े। बेंगलुरु, दिल्ली से लेकर प्रदेश के तमाम शहरों तक भेजे जा रहे हैं डायरेक्ट ब्रांड के शर्ट्स। 2 और फैक्ट्री खोलने की है तैयारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के डैनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री की महिलाओं ने महज 6 महीने के दौरान ही 1,97,000 से ज्यादा शर्ट सिल दिए हैं। 12 करोड़ रुपए के इन कपड़ों को बेंगलुरु, दिल्ली सहित अन्य शहरों में भी भेजा जा चुका है। नक्सल प्रभावित इलाके की इन महिलाओं के सिले इन कपड़ों की डिमांड भी अब बढ़ने लगी है। बता दें, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक डैनेक्स के कपड़े भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं जो है दंतेवाड़ा के डीआरजी जवानों की वर्दी सिलने का काम भी कर रही हैं। 8 महीने पहले नक्सल प्रभावित इलाके की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशासन ने नवा गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना की थी। यहाँ जिले के अलग अलग इलाके की महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दी गई। जब महिलाएं इस काम में माहिर हुई तो प्रशासन ने ट्राइफेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया और साथ ही साथ बेंगलुरु के साथ एक अन्य कंपनी के साथ भी टाई अप किया गया। पिछले 6 महीने के दौरान महिलाओं ने 6 बार कपड़ों का लॉट
बेंगलुरु भेज दिया है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा जो खबर है, ये हमारे प्रशासन की जो हमारे काबिले तारीफ योजना के मद्देनजर सामने आ रही है, जिससे इन महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है और साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इन क्षेत्रों की इन महिलाओं को रोजगार देने का बहुत ही बड़ा काम यहाँ के प्रशासन ने किया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।